नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 शिक्षक हस्त पुस्तिकाओं का विकास किया गया है। आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। इन तीनों मॉड्यूल्स का ऑनलाइन प्रशिक्षण गूगल मीट के माध्यम से आप ले चुके हैं। लगभग सभी जनपदों में ये प्रशिक्षण कंप्लीट हो चुका है। कुछ जनपद हैं जहां पर ये प्रशिक्षण अभी भी चल रहा है। तो साथियों, प्रशिक्षण लेने के बाद एक नया फरमान आया है जिसमें प्रशिक्षण के बाद सभी शिक्षकों का ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से एक प्रश्नों की सीरीज दी जाएगी, 30 प्रश्नों की, जिनमें आपको 1 घंटे के अंदर उनके जवाब देने हैं। 1 घंटे बाद आपका लिंक बंद हो जाएगा। वो लिंक केवल 1 घंटे के लिए खुलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने तीनों मॉड्यूल से संबंधित प्रश्नों की सीरीज की प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू की है, जिसका ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने 25 प्रश्न लिए थे। आज की इस सीरीज में मैंने 30 प्रश्न लिए हैं, जो आपको ऑनलाइन परीक्षा को क्लियर करने में आपकी मददगार होंगे। साथियों, सरकार का आदेश है, मिशन प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने का आदेश है, तो हमें इसमें लगना पड़ेगा। परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, तो इसलिए परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। तो आज ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह की बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, टैक्स से संबंधित वीडियो और ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो मैं बनाता हूँ और उनको एक इन्फॉर्मेटिव व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यूअस मिलती रहे, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। आपको सारी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन प्रश्नों की सीरीज़ के बारे में कि ऑनलाइन परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आपके आएंगे। 30 प्रश्न आपके आएंगे जो आपको 1 घंटे में करना है। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, आपने वो देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं पार्ट 1 का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा का आरंभ कब हुआ? सितंबर 2019, सितंबर 2014, सितंबर 2017, सितंबर 2018। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा का आरंभ हुआ था 4 सितंबर 2019 की पूर्व संध्या पर, यानी कि शिक्षक दिवस से 1 दिन पहले। तो इसमें आपका उत्तर आएगा सितंबर 2019। बात आती है दूसरे प्रश्न की, प्रेरणा लक्ष्य कौन सी कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य जो है हमारी कक्षा 3-4, कक्षा 1-2, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 1 से 8। तो प्रेरणा लक्ष्य जो है हमारे कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। 10 प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 5 आपके भाषा के लक्ष्य हैं और 5 आपके गणित के लक्ष्य हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मिशन प्रेरणा किन विषयों से संबंधित है? तो मैंने बताया 10 लक्ष्य हैं, 5 भाषा के, 5 गणित के, तो इसलिए मिशन प्रेरणा भी आपकी भाषा और गणित से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रेरक नामांकित ब्लॉक के मूल्यांकन हेतु, यानी कि सबसे पहले आपको ब्लॉक को प्रेरक बनाना पड़ेगा, तो उसके मूल्यांकन हेतु कितने विद्यालयों का चयन स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाएगा? यानी कि उनको नामांकित कौन करेगा? उनको नामांकित करेगी स्वतंत्र संस्था, उनका चयन करेगी। तो इसमें एक ब्लॉक में से 20 विद्यालयों का चयन किया जाएगा प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए, और जिसका चयन स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रेरक राज्य घोषित करने का सही क्रम क्या है? यानी कि
मिशन प्रेरणा के अंतर्गत अपने राज्य उत्तर प्रदेश को प्रेरक राज्य बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले प्रेरक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, फिर प्रेरक जनपद बनाना पड़ेगा, फिर प्रेरक मंडल बनाना पड़ेगा और फिर प्रेरक राज्य बनेगा। तो इसका सही क्रम होगा प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल और प्रेरक राज्य। तो इस तरह से आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने हैं? यानी कि जो मिशन प्रेरणा के लक्ष्य हैं ये हमारे मार्च 2020 तक हमें प्राप्त करने हैं। इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, मार्च 2021, मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2022। तो मिशन प्रेरणा के जो लक्ष्य हैं वे हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 4 के गणित विषय के प्रेरणा लक्ष्य के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो जो कक्षा 4 है उसका गणित विषय के प्रेरणा लक्ष्य जो होता है वो होता है गुणा के। मैंने बताया था पिछली वीडियो में 4 के लिए गुणा और 5 के लिए भाग, ये आपको याद रखना है। यानी गुणा के विद्यार्थी गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये कक्षा 4 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम का अध्ययन किया जाएगा। यानी मिशन प्रेरणा के अंदर विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम का अध्ययन मासिक किया जाएगा। आप उनके लर्निंग आउट देखेंगे कि बच्चे ने लर्निंग आउटकम प्राप्त किया या नहीं किया, और अगर कर लिया है तो प्रेरणा तालिका में उस बच्चे के नाम के सामने उसका मास, किस मास में उन्होंने प्राप्त किया और ईयर लिखा जाएगा। तो ये मासिक होगा इसका आंसर। एक प्रेरणा तालिका में कितने विद्यार्थियों का लर्निंग आउटकम रिकॉर्ड रखा जा सकता है? तो जो एक प्रेरणा तालिका होगी उसमें 30 विद्यार्थियों का, इसमें आंसर दिए हैं 20, 25, 30 और 40। तो एक प्रेरणा तालिका में 30 विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो इसमें आप 30 पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, विद्यालय में प्रेरणा तालिका को प्रमाणित किया जाएगा। जो विद्यालय में प्रेरणा तालिका होगी उसको प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। इसमें ARP भी दिया हुआ है, डाइट मेंटर भी दिया है, प्रधानाध्यापक भी दिया है और खंड शिक्षा अधिकारी। तो जो प्रेरणा तालिका है उसको प्रधानाध्यापक प्रमाणित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मॉड्यूल मिशन प्रेरणा से संबंधित नहीं है? तो मिशन प्रेरणा के अंदर मैंने बताया था आपको 3 मॉड्यूल हैं। पहला आपका आधारशिला, दूसरा आपका ध्यानाकर्षण और तीसरा आपका शिक्षण संग्रह। तो जो इसमें शिक्षण सूत्र है ये अब मिशन प्रेरणा के मॉड्यूल से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, लर्निंग आउटकम का अर्थ है। क्या होता है लर्निंग आउटकम? कक्षा एवं कोर्स के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल, किसी विषय के संबंध में बालक का पूर्व ज्ञान, निर्धारित अधिगम लक्ष्य और प्राप्त अधिगम लक्ष्य के बीच का अंतर, और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा सीखे गए विशेष कौशल। तो लर्निंग आउटकम क्या होता है? जो मान लें किसी क्लास में बच्चा जाता है तो उसके कुछ लर्निंग आउटकम होते हैं। तो कक्षा और कोर्स जब खत्म हो जाती है तब देखते हैं कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया, कितने कौशल अर्जित किए, उन्हें ही लर्निंग आउटकम कहेंगे। यानी कि उनके लर्निंग आउटकम उसने प्राप्त किए या नहीं किए। तो इसमें पहला आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है आपका, किसी भाषा को सीखने सिखाने का सही क्रम क्या है? अगर बच्चा भाषा सीखता है तो उसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले बच्चा जब छोटा होता है तो वो सुनना सीखता है। सुनने के बाद वो 2-4 अक्षर बोलने शुरू कर देता है, फिर बोलना सीखता है। और जब वो बोलना सीख लेगा, विद्यालय चला जाएगा तो वो पढ़ना सीखेगा, और पढ़ना सीखने के बाद सबसे बाद में उस पर लिखने आएगा। तो ये आपका भाषा सीखने का क्रम है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 हमारा हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, सीखने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसका सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, उसके बाद चिंतन यानी कि रिफ्लेक्शन, उसके बाद अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, और उसके बाद समेकन यानी कि कंसोलिडेशन। तो ये आपने सीखने की प्रक्रिया के चरण होते हैं। सबसे पहले एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, फिर चिंतन होगा, फिर अनुप्रयोग होगा और समेकन होगा। तो इसलिए प्रश्न इसमें दूसरा आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं, गणित शिक्षण द्वारा कौन सा कौशल विकास नहीं किया जाता?
यानी कि जो गणित का शिक्षण होता है उसमें कौन सा विकास? क्रमबद्धता होता है, नियमितता गणित शिक्षण में ये भी होता है, तर्क ये भी होता है, लेखन गणित शिक्षण में नहीं आता, ये आपका भाषा शिक्षण में आता है। तो इसका आंसर होगा लेखन। प्रश्न नंबर 16, नवीन शोधों के अनुसार किस अवस्था में सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो साथियों, नवीन शोधों के अनुसार जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चे के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। अब आ चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। क्या क्या उद्देश्य नहीं है? बच्चों के लर्निंग गैप का पता लगाना, ये तो ध्यानाकर्षण का उद्देश्य है। दूसरा, बेसलाइन एंड एंडलाइन सर्वे करना, ये भी उद्देश्य है। शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रभावी तकनीकों का प्रयोग करना, ये भी उद्देश्य में आएगा। और शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास करना, ये उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि ध्यानाकर्षण में हमें बच्चों की पहचान करनी है, उनके लर्निंग आउटकम्स को प्राप्ति की, जो उनके बीच में लर्निंग गैप है उसको पूरा करने की कोशिश करनी है। तो इसमें शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास करना आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कौन सा कालांश ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के लिए निर्धारित होगा? तो जो मिशन प्रेरणा की नई तालिका आई है उसके अनुसार जो प्रथम कालांश होगा वो आपका ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में है, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, चिन्हित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के उपरांत पुनः ऐसे कार्यक्रम को कक्षा में संचालित किया जाएगा, सही है। जब आपके प्राप्त हो जाएंगे तो उसके बाद भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। दूसरा, यह चरण पूरे शैक्षिक सत्र चलता रहेगा, ये भी सही है, पूरे साल चलेगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में सुझाई गई प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, 18 तकनीक जो सुझाई गई हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट है, कक्षा में औसत से ऊपर लर्निंग आउटकम वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि औसत से ऊपर लर्निंग आउटकम वाले से हमें मतलब इसमें नहीं है। तो इसमें आपका फोर्थ आंसर होगा। उसके बाद 20 पे आते हैं, शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी शिक्षण तकनीकी आवश्यकता के कथन में सही कथन तो होंगे 3, लेकिन एक कथन आपका गलत है। पहला, अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए सही है, शिक्षण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील रखने के लिए, ये भी सही है, ये भी इसमें भी शिक्षण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण है, तो ये भी सही है, इसमें विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रक्रिया बाधित करने में, ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना के बारे में क्या सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, शिक्षण की पूर्व तैयारी, सही है, शिक्षण की पूर्व तैयारी के लिए शिक्षण योजना बनाई जाती है। शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाती है, ये भी सही है, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाती है। उसके बाद सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक है, सही है, शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है, अनुभवी शिक्षक के लिए उपयोगी नहीं है, ये आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि कोई भी शिक्षक इतना अनुभव नहीं होते कि वो बिना शिक्षण के शिक्षण कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी की लर्निंग आउटकम की उपलब्धि कहाँ दर्ज की जाएगी? तो ये शिक्षकों द्वारा जो लर्निंग आउटकम की उपलब्धि होगी वो प्रेरणा तालिका में दर्ज की जाएगी। मैंने प्रेरणा तालिका की भी एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तम लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो अगर लर्निंग आउटकम प्राप्त करना है तो आपको गतिविधि आधारित शिक्षण करना होगा, आईसीटी का प्रयोग करना होगा, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का भी प्रयोग करना होगा। तो इसका आंसर उपयोग सभी होगा, तो फोर्थ इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में शामिल नहीं है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं ये तो शामिल हैं, व्यावसायिक परामर्श ये भी शामिल है, जीवन कौशल विकास ये भी शामिल है, लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करना इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाते हैं, आकलन से प्राप्त फीडबैक उपयोगी है। ये प्रश्न में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगा, क्योंकि अगर आकलन बच्चों का किया जा रहा है तो ये बच्चों के लिए है, लेकिन शिक्षक का भी आकलन होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावकों के लिए और उपरोक्त सभी के लिए ये आपका सही होगा। मान लीजिए अगर फीडबैक
तुरंत दे दिया जाता है बच्चे को तो वो बच्चों के लिए उपयोगी होगा। लेकिन कुछ में दर्ज कर दिया जाता है अगर मान लीजिए फीडबैक, तो फिर बच्चों के लिए भी उपयोगी होगा, शिक्षक के लिए भी होगा और अभिभावकों के लिए। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसे आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से इसमें उपरोक्त सभी के लिए आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है समावेशी शिक्षा में शामिल। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या दिव्यांग बच्चों को उनके साथ पढ़ाया जाता है। तो समावेशी शिक्षा में कौन कौन शामिल होंगे? सामान्य बच्चे भी शामिल होंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल होंगे, दिव्यांग बच्चे भी शामिल होंगे, यानी कि इसमें उपरोक्त सभी आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा की ऑनलाइन प्रशिक्षण उपयोगी होगा। किस चीज़ में उपयोगी होगा? ये जो प्रशिक्षण हमारे चल रहे हैं व्यावसायिक दक्षता विकास में, सही है। प्रभावी शिक्षण योजना में भी उपयोगी है। आकलन की नवीन विधियों के विकास में उपयोगी है, यानी कि इसमें भी आपका उपरोक्त सभी आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 28, विद्यालयों में नेतृत्व की कुशल शैली है। तो विद्यालयों में नेतृत्व की कुशल शैली होती है जनतंत्रीय होनी चाहिए, यानी सभी को बोलने अपने विचार रखने का स्वतंत्रता होनी चाहिए और सहभागी शैली होनी चाहिए, यानी कि सभी का सहभागिता होनी चाहिए। तो इसका मेरे हिसाब से दूसरा आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 29, जीवन कौशल विकास का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है सृजनात्मक सोच, प्रभावी संप्रेषण, भावनाओं पर नियंत्रण और आत्म केंद्रित व्यवहार। तो जो जीवन कौशल विकास का महत्वपूर्ण तत्व नहीं होगा वो होगा आपका आत्म केंद्रित व्यवहार, क्योंकि सृजनात्मक सोच, प्रभावी संप्रेषण और भावनाओं का नियंत्रण ये उनके महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। और ये लास्ट प्रश्न है आपका, गतिविधि आधारित शिक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है। अगर आप गतिविधि आधारित शिक्षण कर रहे हैं तो बच्चों के भावात्मक विकास में वो उपयोगी होता है, सही है। ये बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, ये भी सही है। बच्चों के समय का दुरुपयोग होता है, ये आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है, ये आंसर सही नहीं है। और बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है। तो इसमें इस प्रश्न में गतिविधि आधारित शिक्षण के संबंध में आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। इस तरह से साथियों ये 30 प्रश्न हुए जो आपके ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपके मददगार होंगे। इस तरह के प्रश्न आपके 30 प्रश्न आपके मॉड्यूल से आधारित आएंगे। इसी तरह से मैं ये प्रश्नों की सीरीज़ बना रहा हूँ, ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने शिक्षक साथियों के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएं तो इसके लिए मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ जाइए। वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।